नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। वादे, दावे, हार जीत, सत्ता पक्ष विपक्ष, चुनाव और मैनिफेस्टो, कमोपेश ये वो शब्द हैं जो राजनीति के इर्द गिर्द घूमते हैं और इन्हीं कसौटियों पर खरा उतरने की कोशिश में आज हर दल। महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। हम भी तैयार हैं अपने खास कार्यक्रम के साथ। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी ललित नारायण कांडपाल और पूजा राठौर शर्मा मौजूद हैं और चक्रव्यूह में आज हम घेरेंगे पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी को। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले को और घेरते हैं चक्रव्यूह में आज पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी को। प्रवेश जी तैयार? जी बताइए। सवालों में घिरने के लिए? जी जी। सबसे पहले यही सवाल पूछूंगी, 5 साल हो चुके हैं कार्यकाल को। आपके इलाके की बात की जाए तो विकास कितना प्रवेश हुआ? देखिए, जब हमारा जो क्षेत्र है पश्चिमी दिल्ली, ये पहले भारी दिल्ली सीट का हिस्सा हुआ करता था, जिसको मेरे पिताजी जहाँ से चुन के आते थे। पश्चिमी दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र भी है, पश्चिमी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियाँ भी हैं, पश्चिमी दिल्ली में शहरी क्षेत्र भी है। तो हर दृष्टि से मिक्स एक हमारी लोकसभा की सीट है और जहाँ पर देश के हर समाज के, हर राज्य के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो मैंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, सबसे पहले हम उनके ऊपर में काम करेंगे। बहुत सारे हमारे क्षेत्रों में पानी की बहुत दिक्कत थी। द्वारका की अगर मैं बात करूं, द्वारका में जितनी भी सोसाइटियां नई बनी हैं, वहाँ पर जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब वहाँ पे मांग थी कि हमें पानी नहीं मिलता है। जब मैं चुनाव जीत के आया, पश्चिमी दिल्ली के लोगों ने मुझे सांसद चुना, तो उस समय एक अच्छी बात ये रही कि उस समय दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जितनी भी दिल्ली सरकार की शक्तियां होती हैं वो भी भारत सरकार के पास होती हैं। तो हमें काम को आगे लेके जाने में, काम को हमें डिसाइड करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 6 महीने तक हमने राष्ट्रपति शासन में काम किया। मोनक नहर से द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की लाइन आनी थी, जिसमें रास्ते में कई सारी कॉलोनियां थी और कई सारे मकान बीच में आ रहे थे। हमने जल बोर्ड के साथ में बहुत सारी बैठक करी। हम दिल्ली के एलजी से मिले, हम अपना देश के यूडी मिनिस्टर से मिले, हम अपना डीडीए वीसी से मिले और हम उसमें सफल हुए वो लाइन को मोनक नहर से द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट लाने में। और आज पूरे द्वारका में और आसपास के क्षेत्रों में कोई पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। मटियाला, नजफगढ़, द्वारका, उत्तम नगर, ये वो इलाके हैं जहां पर हर साल लड़ाई होती है यहाँ पर। और यहाँ की गर्मियों के दौरान जो लड़ाई होती है वो जबरदस्त तरीके से अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। मैंने जैसे बताया कि उस समय अच्छी बात ये थी कि 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन था। तो राष्ट्रपति शासन में हमें काम करवाने में दिक्कत नहीं आती थी और 6 महीने के बाद में दिल्ली में एक सरकार ऐसी बनी। मैंने अपने राष्ट्रपति शासन के दौरान 150 करोड़ रुपए के सीवर लाइन के, पानी की लाइन के, बिजली के, ऐसे 150 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनाकर हमने दिल्ली के एलजी साहब के पास में भेजे थे। दिल्ली में सरकार आ गई केजरीवाल जी की, लेकिन एलजी तो आपके हैं जी। उसके बाद में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। हमें ये बजट नहीं मिल रहा था। मैं दिल्ली के मुख्य सचिव से मिला। उस समय मुख्य सचिव ने मुझे ये कहा, जो सुन के बहुत ही हैरानी हुई, कि हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली के किसी भी सांसद को 1 भी रुपए का बजट नहीं देना या उसके कहने से कोई भी काम नहीं करना। इसलिए आपके 150 करोड़ रुपए के काम जो हैं ये हम एक भी पास नहीं करेंगे। मैंने कहा ये सारे काम तो दिल्ली की जनता के हैं। मैं कोई मेरे घर के सामने की रोड नहीं बनवा रहा। मैं मेरी जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनमें पानी की लाइन डालने की बात कर रहा हूँ, उनमें सीवर लाइन डालने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला क्योंकि आपने रिकमेंड किया इसलिए हम कोई भी काम नहीं शुरुआत करेंगे। के 6 महीने जब तक राष्ट्रपति शासन था आपने काम किया, उसके बाद आप काम नहीं कर पाए दिल्ली सरकार की वजह से। मैंने कहा कि वो 6 महीनों में मैं वो काम भी किया जो दिल्ली सरकार के पास में, जो दिल्ली सरकार को करने थे, मैंने वो काम भी किया। जिस मोनक नहर की आप बात करें प्रवेश जी, वो काम तो शीला सरकार के टाइम में शुरू हो गया था। देखिए, शीला सरकार के समय पे शुरू हो गया हो
जो पानी की लाइन मूनक नहर से द्वारका में आनी थी, वो लाइन का एक भी पाइप नहीं डला था। तभी तो विपक्ष आरोप लगाता है कि आधे से ज्यादा काम जो है वो पिछली सरकार में हो गए, यहाँ तो सिर्फ प्रवेश जी फीता काटने का काम कर रहे हैं। आपके एक भी महाबल मिश्रा ये कहते हैं योजनाएं उन्होंने लागू की, आप सिर्फ फीता काटने पहुंच जा रहे थे बार बार। अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूं। मैं एक भी काम ऐसा नहीं बताऊंगा जो मेरे से पहले के सांसद ने या मेरे से पहले की सरकारों ने शुरू किया। कोई फाइल चल रही थी, मैं एक भी काम ऐसा नहीं बताऊंगा। जब मैं सांसद बना उसके बाद में हमने अपने क्षेत्र में 6 नए स्कूलों का निर्माण करवाया। मैं स्मृति ईरानी जी जो उस समय HRD मिनिस्टर थी, मैं उनसे जाके मिला। 6 नए स्कूलों का हमने उस समय निर्माण शुरू किया, जो आज स्कूल बनकर तैयार हो गए हैं। 3 नए स्टेडियम, जो मेरे से पहले ना तो कोई फाइल थी, ना कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट था, ना कोई ऐसा प्रपोजल था। हमने मादीपुर में स्टेडियम बनाया, हमने ककरोला में स्टेडियम बनाया, और अभी द्वारका सेक्टर 17 में स्टेडियम का आधा काम खत्म हो चुका है। मैं नजफगढ़ में 20 सालों से अस्पताल की मांग थी। मैं प्रधानमंत्री जी से जाके मिला, मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि आप यहाँ पे अस्पताल बनाइए। उन्होंने मुझे 100 करोड़ रुपए दिया। आज वो 100 बेड का हॉस्पिटल वहां पे दिन रात काम चल रहा है, जो 1 साल में हमारा अस्पताल बन गया। जो कि गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल में शुरू हुआ था, 100 बेड का अस्पताल, उसमें पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी था, उस पर आपने इंस्टीट्यूट हटवा दिया, ऐसा क्यों? उससे तो फायदा होता जनता को। कोई काम शुरू ही नहीं हुआ था, कोई ईंट लगी नहीं थी, कोई एक भी गड्ढा नहीं खुदा था, कोई आज वहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल, आज वहां पे जाके लोगों से पूछिए, वो गुलाम नबी आजाद ने या कांग्रेस की सरकारों ने उसका नारियल कब फोड़ा था? जब इलेक्शन आया उससे पहले जाके उन्होंने नारियल फोड़ दिया। ना वहां कोई JCB मशीन गई, ना किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना कोई टेंडर हुआ। नारियल फोड़ तो कुछ हुआ नहीं ना। जब मैंने उसके बाद में जाके हेल्थ मिनिस्ट्री में पता किया कि क्या कोई ऐसा प्रपोजल था, उन्होंने को कहा कोई ऐसा प्रपोजल नहीं था, कोई ऐसा टेंडर ही नहीं हुआ। तो वो सारा ही फरेब था, सारा झूठ था। उसके बाद में हमने उसको नए सिरे से उसको पास करवाया। कोई नारियल फोड़ के गया। महाबल मिश्रा जी मेरे से पहले के सांसद थे। वो सारी अनाधिकृत जो हमारे वहां पे स्लम है, उनको जैसी इलेक्शन 2014 में अनाउंस हुआ, सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को बस में बिठाकर और वो फ्लैट दिखाने चले गए द्वारका में कि ये तुम्हें फ्लैट मिलेंगे। और वो सारे वापस आए। जब मैं सांसद बना, वो सारे मुझसे बोलने लग गए, वो फ्लैट कहाँ है जी हमारे? मैंने कहा कौन से फ्लैट? कि हमें तो महाबल मिश्रा बसों में बिठाकर सारे फ्लैट दिखाने गए थे, वो फ्लैट तो हमें दे दीजिए। मैंने कहा ऐसा तो कोई फ्लैट का कोई ना तो कोई प्रस्ताव पास हुआ, वो हमें प्रस्ताव तो दिखाइए। लेकिन झुग्गी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी नहीं देख रहा प्रवेश जी। आपके एक कार्यक्रम में वो आपको ही अल्टीमेटम दे जाते हैं। विकासपुरी में आपका कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो आपको ही अल्टीमेटम दे रहे थे, खुश तो वो भी नहीं है। नहीं, देखिए, आपको विकासपुरी में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में आपको क्या उसका बैकग्राउंड था वो जानकारी आपको नहीं है। वो कोई झुग्गी झोपड़ी वालों का कार्यक्रम नहीं था। वो उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी सम्मेलन था, प्रवासी जो लोग जो उत्तर प्रदेश के दिल्ली में रहते हैं, वो अपना उत्तर प्रदेश का दिवस मना रहे थे। इसमें कुछ आपने इससे याद आया, कुछ आपत्तिजनक शब्द भी आपने सरकार के लिए कहा, काफी विरोध हुआ था आपका। भाषा की मर्यादा लांघ दी एक ऐसी पार्टी के सांसद ने जो कि सुचिता की बात करती है। सुन तो लीजिए पूरी बात। बिल्कुल सुन रहे हैं, बताइए। कि वो कार्यक्रम था, मेरे को वहां पे मुख्य अतिथि बुलाया। वहां के जो स्थानीय निगम पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, अशोक सैनी जी, वो एक गरीब व्यक्ति उस क्षेत्र का उनके पास गया। मैंने वहां पे किसी सरकार को गाली नहीं दी, मैंने वहां पे किसी सांसद को गाली नहीं दी। माननीय सांसद जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को आप शब्द कह रहे हैं। मैंने कहा बोला? मैंने काउंसलर को आप शब्द बोले थे। क्यों बोले थे? सुन तो लीजिए। आपका बयान सुर्खियों में भी आया था कि आपने पूरा वीडियो आप देखिए ना, पूरा वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने वहां के निगम पार्षद को आप शब्द बोले थे। वो क्यों बोले थे? क्योंकि निगम पार्षद एक, लेकिन किसी को भी अपशब्द क्यों कहना? क्या अपशब्द? क्या बोला था अपशब्द? अपशब्द में क्या बोला था? आप बता दीजिए पहले। मैंने अपशब्द में क्या बोला था? अभी बताता हूँ। तो मैंने ये कहा था, वहां का एक जो निगम पार्षद है अशोक सैनी, एक गरीब व्यक्ति, उसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। वो अपने पास में मोबाइल लेके गया। वो सामने अशोक सैनी बैठा हुआ है निगम पार्षद। उसने कहा मेरे को अपनी बहन की शादी करनी है। उसने बोला ठीक है, आप ये वाले पार्क में कर लीजिए, ये पर्ची है, 11,000 रुपए की पर्ची कटवाई और कर लीजिए। तो उसने पूछा क्या ये MCD के पास में पैसा जाएगा? उसने कहा नहीं, आपको ये शादी करनी है, करिए, यहाँ पे 11,000 रुपए दो और अपनी शादी करके भागो यहाँ से। एक गरीब व्यक्ति की बहन की शादी के लिए अगर कोई निगम पार्षद 11,000 रुपए
अवैध तरीके से ले, तो मैंने कहा ऐसे सालों का मुंह काला करके नहीं, मेरे को ये बताइए कि एमसीडी में आप हैं, आपने बतौर एमसीडी में रहते हुए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? अरे आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई। अब वो पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो आम आदमी पार्टी का करता रहता है, उसको निगम पार्षद को निकाल देना चाहिए। क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि, चुने हुए सांसद के पास केवल यही एक विकल्प था? हमने उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई ना। में आप इस तरह से हमने उसके खिलाफ पार्षद को इस तरह से, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी निगम पार्षद, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर वो किसी गरीब व्यक्ति से उसकी बहन की शादी के लिए 11,000 रुपए मांगे, तो जनता बताए उसको क्या बोलना चाहिए। चलिए इस थोड़े विषय से बाहर आते हैं। प्रवेश जी, आपकी पहचान आपके स्वर्गीय पिताजी के बाद जो जिस तरह का, कि पहले जो आपने बात की कि मैंने कोई फीता जाके काटा, एक भी ऐसा काम मेरे को, जो मेरे से पहले के अपना सांसद रहे, दिल्ली की सरकार है, वो मुझे एक भी काम ऐसा अगर बता दे तो मैं आज ही अपना इस्तीफा दे दूंगा, कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक काम वो ऐसा बता दे जिसकी शुरुआत मेरे से पहले के सांसद ने की हो, जिसकी शुरुआत दिल्ली सरकार ने की हो, जिसकी शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की हो, और जिसका फीता मैंने काटा। मैंने 12 सामुदायिक केंद्र बनवाए, जीडीए से मैं 100 करोड़ रुपए लेके आया, 12 नए सामुदायिक केंद्र बनवाए, जिसकी सोच मेरी थी, जिसका इनिशिएटिव मैंने लिया, जिसका पैसा मैं लेके आया, जिसके नक्शे मैंने बनवाए, जिसका फीता मैंने काटा। एक काम मुझे कोई ऐसा बता दो जो मेरे से पहले शुरू हुआ हो और जिसका मैंने फीता काटा हो। सर, आप बुनियादी समस्याओं की सर आप बात करते हैं, लेकिन क्या सामुदायिक केंद्र बनवाकर, क्या पार्कों में जिम खुलवाकर, क्या ये सब बुनियादी समस्याओं में गिने जाते हैं? वहां पार्किंग की समस्या आज भी बनी हुई है, वहां पे पार्किंग की समस्या है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की जो समस्या है, स्थायी करने का सीवर लाइन की है, वहां पे पानी नहीं आता है, वहां पे सफाई नहीं होती है, वहां पे बिजली की समस्या है, कितना वहां पे पार्क है। आप कितने सफल हो पाए सर, ये बताइए। क्योंकि पहले आपको भी ये पता होना चाहिए और दिल्ली की जनता को ये पता होना चाहिए कि कौन सी समस्या कौन ठीक करेगा, सांसद क्या काम करेगा, वहां का विधायक क्या काम करेगा, दिल्ली सरकार क्या काम। मैंने तो आपको बताया, मेरा देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास यानी हर काम नहीं, अगर प्रवेश जी, अगर हर काम का नहीं, अगर मैंने वहां पे अस्पताल बनाया तो वो भारत सरकार का काम था, मैंने वहां पर कराया। वो सारे सामुदायिक केंद्र, वो सारे डीडीए ने बनाने थे, तो वो भारत सरकार का काम था, मैंने वो काम किया। वहां पे स्टेडियम बनाने थे, वो एमसीडी ने बनाए, डीडीए ने बनाए। अगर वो दिल्ली सरकार ने बनाने होते तो दिल्ली सरकार करती, मैं उसका क्रेडिट क्यों लेता? लेकिन क्या आप ये मानते हैं स्टेडियम की बात, पास की बात की जाए, ये सब बुनियादी सुविधाएं तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं होगी, आपको लगता है कि बुनियादी सुविधाओं में सर आप बुनियादी सुविधाओं रहा? जी, बुनियादी सुविधाओं में मैंने कहा हमने 150 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनाकर दिल्ली सरकार के पास भेजे। अगर दिल्ली सरकार, क्या आप 5 साल के बाद जब आप चुनाव में एक बार फिर से जाने वाले हैं, आप यही कहने वाले हैं जनता के बीच में कि मैंने 150 करोड़ की फाइल बना के दिल्ली सरकार को दे दी, दिल्ली सरकार सीवर में कुछ कर ही नहीं सकता? मेरा फंड, मेरा फंड सीवर में लग नहीं सकता? चुनाव प्रतिनिधि केवल यही आकर ठहर जाएगा कि मैंने ये काम के लिए फाइल बढ़ाई और वो नहीं हुआ, इसके बाद जनता कहां जाएगी? बीजेपी, जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, उनको ये पता है कि अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो वो कौन सी सरकार ने करना था, कौन से प्रतिनिधि ने करना था, और उसका जिम्मेदार जनता उसी को ठहराएगा। अगर कोई सीवर लाइन नहीं डली है तो कोई भी जनता उसकी जिम्मेदारी सांसद के ऊपर नहीं डालेगी, क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली जल बोर्ड किसका डिपार्टमेंट है, कौन सी सरकार के पास आता है। तो दिल्ली सरकार की कोई जो काम उन्होंने करने थे और वो उन्होंने नहीं किए, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता। जनता जो है जूझती रहेगी पानी की समस्या से, नहीं, उसका हल है, उसका हल है। 5 साल तो निकल गए, उसका अब हल कैसे निकलेगा? मेरे से पहले जो यहाँ के निगम पार्षद रहे महावर मिश्रा जी, वो जब सांसद थे, दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, देश में भी उनकी सरकार थी। अभी 2 महीने के बाद में देश में चुनाव होने वाला है, हमारी सरकार बनेगी। 6 महीने के बाद में दिल्ली में चुनाव होने वाला है, उसके बाद में हमारी सरकार बनेगी। ये दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होनी चाहिए, तब कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम मेरा नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसके बाद में हर काम हमारा होगा और हम वो हर काम करेंगे। प्रवेश जी, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, वादे तो आपने बहुत किए, लेकिन
किसानों की बस एक मांग है और बहुत लंबे समय से है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, जो अब तक लागू नहीं हुई। महज 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में डालने से क्या किसान निश्चिंत हो जाएगा, क्या संपन्न हो जाएगा, आपको लगता है? मैं इसी पर एक सवाल और कर दूं, क्योंकि सेम सवाल है। प्रवेश जी, आप जब सांसद बनकर आए तो लोगों की उम्मीद ये थी कि जैसा हमने साहिब सिंह वर्मा जी को देखा था कि उन्होंने बाहरी दिल्ली के लोगों के लिए बेहतरीन काम किया और आज भी उनकी वही पहचान है, तो वो झलक हमें प्रवेश वर्मा में क्यों नजर नहीं आई, ऐसा लोगों की शिकायत है। क्योंकि आपको ये झलक आएगी नज़र में जब दिल्ली में हमारी सरकार बन जाएगी। मेरे पिताजी के आज जितने भी कामों को दिल्ली की जनता याद करती है, वो उन्होंने बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए किए। जब वो देश के श्रम मंत्री थे या सांसद थे तो उन्होंने देश के लिए बहुत ऐसे काम किए, मगर आज दिल्ली के गांव के लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पे सड़कें बनाई थी, उन्होंने हर गांव में सामुदायिक केंद्र बनाए थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे कॉलेज बनाए थे। तो वो सारे काम थे जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और जो उनकी शक्तियां थी वो उसको कर सकते थे, वो उन्होंने काम किए। अगर दिल्ली में हमारा कोई भी मुख्यमंत्री होता तो शायद हम और ज्यादा काम कर पाते, बहुत ज्यादा काम कर पाते। दिल्ली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो शायद आपको नहीं पता होगा, कि दिल्ली में 2008 में दिल्ली की उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने एक प्रस्ताव पास किया और एक ऑर्डर पास किए कि दिल्ली में कोई भी किसान नहीं है, दिल्ली में कोई भी किसान नहीं है, और वो आज तक लागू है। तो भारत सरकार की कोई भी योजना का लाभ जो देश के किसानों को मिल रहा है वो दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता। जैसे हमने जो एमएसपी के रेट लागू किए वो दिल्ली में नहीं मिलते किसानों को, तो दिल्ली के किसान आए मेरे पास में, उन्होंने कहा हमें नहीं मिल रहे और हमारे पास में झज्जर में मिल रहे हैं, हमारे पास में गुड़गांव में मिल रहे हैं, सोनीपत में मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे? तो मैंने कहा कि क्योंकि उस समय शीला दीक्षित ने ये कहा है कि दिल्ली में कोई भी किसान नहीं है और केजरीवाल ने उस ऑर्डर को अभी तक वैसे का वैसा रखा है, उसको नया प्रस्ताव वो नहीं लेके आया कि दिल्ली में कोई भी किसान का दर्जा लागू हो। एक सांसद अपनी तरफ से क्या कर सकता है इसमें? नहीं, हमने तो एक सिंगल मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मेरे को उस पत्र का जवाब नहीं आया। मैंने संसद में इस बात को उठाया कि दिल्ली में किसान का दर्जा लागू होना चाहिए। अगर किसी की फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ओले जब पड़ते हैं तो उसमें अगर कोई फसल खराब हो जाती है, या पीछे हमारे क्षेत्र में अभी बिजली के कारण में सारी फसलों में आग लग गई, तो ये सारा जो भारत सरकार की ऐसे स्थिति में जो सहायता मिलती है वो दिल्ली के किसानों को नहीं मिलती है। इसलिए हमने कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोला कि आप दिल्ली में जब तक खेती है, किसान हैं, आप उनको उनका ठीक सहायता भारत सरकार के द्वारा जो दी जा रही है वो उसको लागू करना चाहिए, जो उन्होंने अभी तक नहीं माना है। तो जब तक वो नहीं मानेंगे तो इसमें और कोई आपके इलाके तो बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं, आपके क्षेत्र में आप जाते हैं किसानों के बीच में, कभी उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं? उनकी समस्या है कि उनका लाल डोरा बढ़ना चाहिए, उनकी समस्या है कि धारा 33 और धारा 81 खत्म होनी चाहिए जो अंग्रेजों के समय से चल रही है। तो ये सारी समस्या, उनकी समस्या है कि जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड का मुआवजा मिलता है, आज दिल्ली में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड 10 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से कम नहीं है, मगर उनको केवल 2-2.5 करोड़ रुपए इसका मुआवजा मिलता है अगर कोई अधिग्रहण होता है तो मैंने इन सारी बातों के लिए उस समय जब मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस समय 6 लाख रुपए किसानों को मुआवजा मिलता था। मेरे पिताजी ने उसको बढ़ा के 18 लाख रुपए किया और उसी समय उन्होंने 1997 में ये भी साथ साथ में घोषणा करी कि हर साल 12% ऑटोमेटिकली 31 मार्च से बढ़ जाया करेगा, जिसको शीला दीक्षित ने कैंसिल कर दिया। अगर वो हो जाता तो आज किसानों को कम से कम 5 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता। इन तमाम परिस्थितियों के बीच क्या आज वहां का किसान आपसे खुश है? देखिए, वो आपके साथ है जी। किसानों को ये मालूम है कि उनके लिए कोई भी काम अगर कोई करेगा, ना तो शीला दीक्षित कर सकती थी, ना केजरीवाल करेगा। अगर उनकी कोई आवाज संसद में उठाएगा या दिल्ली में उनके लिए कोई भी कुछ करेगा तो वो मैं ही कर सकता हूं और कोई
केवल उनके बीच में राजनीति करने आएगा, कोई उनकी आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन खबरें तो इस तरह की है कि अपने क्षेत्र में या संगठन में आपकी सक्रियता बहुत थोड़ी कम है। ये तो देखिए, दिल्ली में 2014 में जब मैं इससे पहले विधायक था, मुझे पार्टी ने उस सीट से लड़वाया जहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी। मैं उस सीट को जीता था 2013 में, जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जो मेरा क्षेत्र नहीं था, जहां से मैं टिकट नहीं मांग रहा था। उसके बाद में दिल्ली में 2014 में जहां पर बाकी 6 सांसद 1 से 1.5 लाख वोटों से जीते, मैं 2,70,000 वोटों से लेकिन जीता उसमें था। मोदी लहर थी, ये मानेंगे आप? मोदी लहर थी। तो 6 सांसद 1.5 लाख से जीत रहे हैं और 1 सांसद 2,70,000 से जीत रहे हैं। आपके तो साथ आपके पिताजी का नाम था, वो फैक्टर भी आपके साथ था? बिल्कुल था। अभी जो भी मैंने वहां पर काम किए, वहां के हमारा जो सबसे ग्रामीण क्षेत्र है नजफगढ़, वहां पे 2 उनकी सबसे बड़ी मांग थी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने कहा था ये 2 काम कर देना, उसके बाद में हम आपको तीसरा काम नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा था ढासा स्टैंड तक मेट्रो आनी चाहिए। जो काम फेज 4 में होना चाहिए था, वो मैंने उनका काम फेज 3 में करवाया और 550 करोड़ रुपए पास करवाया। उससे वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा था अस्पताल जो 20 सालों से नहीं बना, वो अस्पताल बनना चाहिए, वो मैं 100 करोड़ रुपए लेके आया, उसका काम शुरू करवाया, वो उससे बहुत खुश हैं। ये 2 कामों से वो बहुत खुश हैं। बाकी जो भी वहां की जितनी समस्याएं हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ना उनके लिए पैसा देती है, ना उनका उन समस्याओं के प्रति में पार्टी कोई भी आपके काम रुख से है। खुश है? पार्टी आपके काम से खुश है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता और आप नहीं मैं बता उसी सकते। सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। टिकट पर बात आ गई, अभी आपने कहा कि मुझे वहां से टिकट लड़ाया, यहाँ से चुना। चर्चा ऐसी है कि जो सर्वे आया है, सर्वे में रिपोर्ट आपके खिलाफ आई है और आपके खिलाफ दूसरे दावेदारों की तलाश हो रही है। आपकी क्या राय है? कई नाम भी गर्म है बाजार में, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके खिलाफ ज्यादा है। देखिए, अगर मुझे तो ऐसा पता लगा है दिल्ली में सबसे जो अच्छी रिपोर्ट है वो मेरी आई है, तो हर कार्यकर्ता का अपना टिकट मांगने का अधिकार होता है। अगर कोई वर्तमान सांसद है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको टिकट मिलेगी ही या वो टिकट का बहुत बड़ा कोई हकदारी है। हर कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे वो विधायक, सबको टिकट मांगना ही चाहिए। राजनीति में लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और सबको टिकट मांगना चाहिए। ये तो पार्टी के ऊपर है, वो जिसको टिकट देगी। अगर आपको किसी और सीट पर शफल किया जाए तो आपके लिए मुफीद तैयार रहेगा? हैं आप? देखिए, मैंने जिस क्षेत्र में काम किया है, मैं जहां पर लोगों से क्योंकि जुड़ा आपकी हूं। पार्टी तो प्रयोगधर्मी, हमने देखा एमसीडी में क्या हुआ था, बहुत सारे नाम नए आए और बहुत से चेहरों को चलिए, बाहर ये सारे निकाला गया। अगर वैसा सारे प्रयोग होता है, आप तैयार हैं उसके अगर लिए? ये अखबार में नहीं छपेंगे तो अखबार कौन पढ़ेगा? अखबार में 10-20 नाम नहीं छपेंगे, सारी जो है ना मसाला वाली स्टोरी नहीं अच्छा, छपेगी। आपकी सीट तो पर आम अखबार आदमी में पार्टी कौन उम्मीदवार छपेगा? कैसे देख रहे हैं? आप जाखड़ जी आपके मान रहे सामने अपनी दावेदारी इस बार? देखिए, मैं आपको एक जो है ना एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से 1.5 महीना पहले अगर मेरी सीट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 1.5 महीना पहले एक सर्वे कराया। 1.5 महीना पहले उन्होंने अपने ट्विटर पे वो सर्वे डाला, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट दी और वो थी पश्चिमी दिल्ली। उन्होंने कहा 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीतेगी और जो अपना दक्षिण दिल्ली है उस पर कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली जीतेगी। अब मैं इसी के ठीक अगर मैंने ठीक काम विपरीत नहीं आता हूं। किया और तो अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जिसको मालूम है कि अगर मैं पश्चिमी दिल्ली को भी कोई और दूंगा तो ये वहां के लोग ही नहीं मानेंगे, तो 1 सीट उसने पश्चिमी दिल्ली को बीजेपी को दिखाया। अभी उसने 1 हफ्ते पहले फिर से एक सर्वे डाला जिसमें उसने 7 सीटें आम आदमी पार्टी को दिखा दी। तो विरोधी भी ये बात मानते हैं कि पश्चिमी दिल्ली बीजेपी नहीं हार रमेश जी, अरविंद केजरीवाल की ये स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है। सबसे आखिरी कैंडिडेट उन्होंने आपकी ही सीट पर दिया, क्योंकि कैंडिडेट जबकि मिल ही सारी नहीं रहा। सीटों पर पहले कैंडिडेट दे दिया। क्योंकि उनको कैंडिडेट लग रहा मिल था ही ये नहीं बड़ी रहा था। आसान सीट है, निकल जाएगी। हाँ, तो उनको आप दिल्ली पश्चिमी दिल्ली की जनता उस आदमी का नाम ही नहीं जानती, वो कौन है। वो दिल्ली में रहते ही नहीं है, गुड़गांव में रहते हैं। मैं उस आदमी को जानता हूं, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। कोई कई बार टिप्पणी ऐसा नहीं होता है करना कि लहर चाहता। अगर चलती है तो कोई भी बाहर से भी आए तब भी जीत जाता है, ऐसा भी कई बार होता है। हाँ, लहर चल रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार बनने के बाद में एक पहला बाई इलेक्शन हुआ, वो हुआ मेरी लोकसभा में रजौरी गार्डन सीट पे। जो सीट हमने 15,000 वोटों से 2014 के चुनाव में हारी थी और 1 साल के बाद में वो सीट हमने 15,000 वोटों से जीती
और जहां पे अरविंद केजरीवाल जी 4 दिन अपने जूते घिसते रहे, अपनी चप्पल घिसते रहे, गलियों में पदयात्रा करते रहे, अजय माकन जी उसी विधानसभा में रहते हैं, वो वहां पे पदयात्रा करते रहे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों की जमानत जब्त हुई और हम वो सीट 15,000 वोटों से जीते। तो कहां ऐसा आता है कि आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है और कांग्रेस से 15,000 सीटों से जीते और आम आदमी पार्टी यहाँ तैयारी कर रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, कैसे निपटेंगे इनसे? तो मैं तो कह रहा हूं, अगर चाहे वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और देश की जनता ने अपना मन बना रखा है कि उन्होंने मोदी जी को वापस लेके आना है। किससे मुकाबला मानते हैं? अगर नहीं भी होता तो मुकाबला आपका किससे? देखिए, अगर नहीं होता है तो हमारा मुकाबला हर उस शक्ति से है जो इस देश का विरोधी है, जो दिल्ली के विकास का विरोधी है। हमारा मुकाबला हर उस शक्ति से है। चलिए प्रवेश जी, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम करना चाहेंगे जी। उत्तर हाँ या ना में देना है। तो पहला सवाल है, क्या आप अपने 5 साल के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, जब तक मेरा जीवन है मैं ये काम करता रहूंगा और इंसान को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो जितना अच्छा से अच्छा प्रयास कर सकता है उसको करना चाहिए। क्या दिल्ली सरकार के काम में केंद्र सरकार रोड़ा है? मैंने अभी तक ऐसा कोई उदाहरण मेरे सामने नहीं आया, या केजरीवाल जी आज तक वो कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसमें एलजी साहब ने उनकी किसी भी परमिशन को कैंसिल किया। तो वो जो उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं वो केवल मौखिक रूप में बोली हैं, उन्होंने कभी कोई एग्जाम्पल, ऐसी कोई फाइल या कोई कागज अभी तक नहीं दिखाया। तीसरा सवाल, शीला की सरकार में ज्यादा काम हुआ या केजरीवाल सरकार में? सबसे ज्यादा काम हुआ 1993 से 1998 की बीजेपी की सरकार में, जब डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी और मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे। सबसे ज्यादा काम उस समय हुआ। जो काम उस समय के 5 सालों में हुआ वो ये 20 सालों में 10% भी नहीं हुआ। अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है? देखिए, बेरोजगारी के अपने अलग अलग मायने हैं। अगर देश में 20 करोड़ युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी गई है और आज वो अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, बेरोजगारी और रोजगार केवल सरकारी आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए लोगों को प्राइवेट सेक्टर में या लोगों को अपने काम धंधा शुरू करने में कितनी सहायता मिली। हाँ मिले इसे या ना मिले, कैसे लें? बेरोजगारी कम हुई है। अगला सवाल, क्या आप मानते हैं कि नोटबंदी गलत कदम था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इससे काला धन सारा वापस आया। इससे जो कांग्रेस जैसी जितनी भी इस देश की विपक्ष पार्टियां, एक एक नेता के पास में 10-10 हजार करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। अपने ड्राइवर के नाम पर 5 स्टार होटल थे, अपने ड्राइवरों के नाम पर कोठियां बना रखी थी, वो सारा पैसा आया है और आएगा। जीएसटी लागू होने से क्या कारोबार को नुकसान हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे को तो बहुत सारे कारोबारी मिलते हैं, बहुत सारे खुश हैं, बहुत सारे बोलते हैं जितना आज हम जो कारोबार आज चल रहा है आज से पहले कभी नहीं चला। क्या देश में विदेशों से काला धन वापस आया है? आएगा, क्योंकि वो अभी जो हमारी टीटी चल रही है स्विट्जरलैंड के साथ में, बाहर के बैंकों के साथ में, बहुत सारा आया है। अभी हमारी बेनामी प्रॉपर्टी में 12,000 करोड़ रुपए हमारे पास आया है, तो बहुत सारा पैसा आएगा वापस। क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? हमारे भारत सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भारत सरकार के ऊपर के सारे हमारे जितने भी प्रधानमंत्री कार्यालय है, हमारे मंत्रियों के कार्यालय है, सब में बिल्कुल 0% करप्शन है। नीचे कितना खत्म हुआ है मैं नहीं कह सकता। क्या मैं भी चौकीदार हूं, ये कैंपेन राफेल विवाद का तोड़ है? देखिए, राफेल विवाद कुछ है ही नहीं। राफेल विवाद अब जो है ना, मरता क्या नहीं करता। केजरीवाल, राहुल गांधी जी जितना झूठ बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतना देश को झूठ बोलना, बार बार रफाल के बारे में, बार बार अनिल अंबानी के बारे में, ये देश को गुमराह करने की बात है। कोई रफाल का कोई विवाद ही नहीं है। आज अगर रफाल होता तो हमारे मिग विमानों को वो हटाकर एक उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव होता और हम युद्ध के लिए और हर स्तर पर हम बहुत ज्यादा निडर से खड़े रहते। तो रफाल का कोई विवाद ही नहीं। मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे आप? कितने में से? आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 कितने में से? 10 में से 100 नंबर। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको ही प्रवेश जी, और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावों के लिए आपको शुभकामनाएं। तो चक्रव्यूह में आज हमारे साथ थे पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे एक खास शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए आप टोटल न्यूज के साथ।